गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको एसएससी मेंस एग्जाम का जो संडे को पेपर हुआ था जीके सेक्शन सॉल्यूशन करवा रहे हैं। लास्ट अभी 23 तारीख थी था उसकी जीके का सॉल्यूशन ये आपके सामने और देखिए पहला क्वेश्चन आपका 106 से लेकर 30 तक है। 25 उनमें पहला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये पॉलिटी सेक्शन से है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका तात्पर्य है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट इम्प्लाइज दैट। तो अभिलेख न्यायालय है, इसका क्या तात्पर्य है, ये आपको इन चारों ऑप्शंस में से देख करके बताना है कि अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है। तो यहां पर देखिए, नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट इट्स डिसीजन, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, क्या पता अब जैसे डी में चारों ही है। बी कह रहा है इट हैज द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी ठीक है। इट हैज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स डिसीजन, अपने निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है, बिल्कुल सही है। और चौथा कह रहा है ऑल इट्स डिसीजंस हैव एविडेंशियरी वैल्यूज एंड कैन नॉट बी क्वेश्चंस इन एनी कोर्ट। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा आपका, जो इसके सभी निर्णयों को, ये डी ऑप्शन आ जाएगा। एक अभिलेख न्यायालय, उसका तात्पर्य यह है कि सभी जो इसके डिसीजंस है, निर्णय है, वो उनका एविडेंशियरी वैल्यूज होता है। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में केस आया और उस केस में जो उन्होंने जजमेंट दिया, सेम ऐसा केस कहीं बनता है तो उसमें इसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और ये आपको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का आर्टिकल 129 में मिलेगा। जब हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ते हैं तो आर्टिकल 129 में हमको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑल डिसीजंस हैव एविडेंशियल वैल्यूज एंड कैन नॉट बी क्वेश्चंस इन एनी कोर्ट। तो 106 हो गया हमारा। अगला चलते हैं अपना, फिशर की मात्रा सिद्धांत को उनके प्रसिद्ध समीकरण द्वारा समझाया गया है। तो इन फिशर के मात्रा के सिद्धांत का समीकरण कौन सा है बताइए। एम पी नहीं, ये नहीं होगा। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा, समीकरण होगा एम वी बराबर पीटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, डेउबेनियर के त्रिक की पहचान वर्ष 1803 में दी गई। निम्नलिखित प्रश्न तो पढ़ लो एक बार, है ना। मैंने ही जल्दबाजी कर दी, अपने को जल्दबाजी नहीं करनी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, इन्होंने पूछा है कि आपको सही जो सुमेलित है उसका आंसर देना है इसमें। तो पढ़िए अब, डॉबेनियर के त्रिक की पहचान वर्ष 1803 में दी गई। ठीक है, और ये कह रहा है, दूसरा है न्यू लैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 1864। लैंड का अष्टक नियम वर्ष 1864 में तैयार किया गया। तो देखिए डॉबेनियर के त्रिक की पहचान ये 1803 में नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। अपना सही होगा ये 1864 में लैंड का अष्टक नियम दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों का मिलान कीजिए। निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों का मिलान कीजिए, उन्हें बजाने वाले उस्तादों के साथ करें। मैच द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद द मैस्ट्रो हु प्ले देम। तो हमको ये जो वाद्य यंत्र बजाते हैं इनका मिलान करना है। तो देखिए मिलान करते हैं हम लोग। पहले हम ऐसे को पहचान करेंगे जो बहुत ज्यादा फेमस है, ताकि हमको एक क्लू मिल जाए। तो हम देखते हैं इसमें सभी लोगों को पता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किसके हैं, शहनाई के मास्टर हैं। ये अपने को बहुत अच्छे से पता है। अब अपन पहले तो एक से ही सॉल्व करके देखते हैं। मैं आंसर्स आपको सारे बताऊंगा इसके एक एक करके, पर ये जो अपन देखते हैं कि अगर इससे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो सी से शहनाई बिस्मिल्लाह खान। अब अपने चार ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ, ए के साथ 2, बी के साथ 3, सी के साथ 1। तो सी के साथ 1 नहीं है, ये अपना होगा ही नहीं, क्योंकि क्या, हाँ सी के साथ 1, हाँ ये अपना एक चांस है अभी। दूसरे में सी के साथ 2, अपने पास 2 ऐसे ऑप्शन है जिनमें सी के साथ 1 है या नहीं। ठीक है, तो अपने यहां पर एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये ऐसे हैं
जिनसे हम ये देख सकते हैं कि अपने ये तो एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी निकल गया इसमें से। अब केवल अपने को किस पे ध्यान देना है, 2 पर देना है। तो अपने को एक से तो पता चल रहा है कि सी में दोनों में एक जैसे हैं। अब अगले अपन देखते हैं कि कौन सा जो है किसका मिलान है। अब सितार, सितार का देख लेते हैं। तो सितार वादक रविशंकर बहुत फेमस थे, उनकी पुत्री है अनुष्का शंकर। अब देखते हैं बी के साथ चौथा कौन से में मिल रहा है। तो क्या ए में बी के साथ चौथा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये भी आउट हो गया अपना आंसर। बिना सोचे समझे ही फिर तो अपना आंसर क्या हो गया। अब ये दो आपको पता भी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें ये दो के पता नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, अपना यही क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, एलिमिनेट हो गया। देखिए ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो गया, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने देखा सितार अनुष्का शंकर रविशंकर जी की पुत्री, ये हमको नॉर्मली अखबार भी पढ़ते हैं तो हमें पता है, ठीक है। वैसे बाकायदा आपने पढ़ा ही होगा आर्ट एंड कल्चर में, तो म्यूजिक वगैरह में ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। पर हम एक नॉर्मल चीज से सॉल्व करके देख रहे थे, तो शहनाई का बिस्मिल्लाह खान, सितार का, इससे हमको आ गया। और भी है इनमें, अब ऑप्शंस अपने को मिलाने की जरूरत ही नहीं है, तो अपना आंसर क्या बन गया, अपना आंसर बन गया इसमें सी। बाकी इनको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ए के साथ जो फिर आपका ये 3 हो जाएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, इसको भी पढ़ लेना आप लोग। और फिर क्या रह गया अपना, सारंगी का उस्ताद बिंदा खां, बहुत प्रोमिनियंट और बहुत प्रसिद्ध उस्ताद बिंदा खान साहब रहे हैं, जिन्होंने इसमें अपना नाम कमाया है। अगला अपन क्वेश्चन बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आर्टिकल, इसमें कहा गया है कि इस आर्टिकल्स को सुमेलित कीजिए, कि इनके साथ जो प्रावधान है उनको हमें सुमेलित करना है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं एक बार, अगर ये छोटा हो जाए थोड़ा तो आपको ऊपर दिख जाएगा, है ना, हाँ ठीक है, अपना काम हो गया। अब देखिए इन्होंने कहा कि मैच द फॉलोइंग, सुमेलित कीजिए। आर्टिकल 18 ए को कीजिए आप लोग ए के साथ। तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का उन्मूलन है, बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। अभी हम 4 में आंसर देखेंगे, पहले मिला लेते हैं। फिर कह रहा है आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ है। तो आप देखो इसमें कहां पर है ह्यूमन ट्रैफिक, ये रही मानव तस्करी। तो अपना बी के साथ भी 4 बैठ रहा है, ए के साथ हमारा 1 बैठ रहा है और बी के साथ 4 बैठ रहा है। अब अगर आप इससे ही करना चाहो तो आप ऑप्शंस देख लो, जैसा मैंने पिछले में समझाया। तो यहां पर ए के साथ 1, ठीक है, बी के साथ 4, ये अपना दिख रहा है अभी के लिए। फिर यहां पर हम देखेंगे तो ये भी हमें दिख रहा है, मतलब ये दोनों तो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, यहीं पर खत्म हो गए। और ये ट्रिक आपको आजमानी है, आपको करना है। देखो आपको कई बार 4 ऑप्शंस में से भले 1 या 2 ही पता है, इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं उससे ज्यादा अच्छा मैं इनको मानता हूं। नॉर्मल क्वेश्चन में आपसे सीधा एक तथ्य पूछा गया है, और हालांकि यहां पर क्या है कि थोड़ा मैच मिलान करने में कई सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। तो हमने देखा कि अपना क्या है, सी और डी तो कट गया, अब अपन 2 मिल गए, अब अपने को तीसरा और मिलाना है। अगर अपना हो आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 क्या कहता है साहब, कि कृषि और आधुनिक, कृषि और पशुपालन को आधुनिक तरीके से, तो सी का मिलान सी के साथ, कृषि और पशुपालन का देखो ये। अब देखो आप कि सी के साथ 3 कौन से में है, तो सी के साथ 3 इसमें भी नहीं है और इसमें हमको मिल गया, तो अपना ये आंसर क्या हो गया, बी हो गया, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप ये जो मैच द फॉलोइंग और वगैरह आते हैं ना, इनको एक बार ऐसे करके देखो, आपको 1-2 ऑप्शन में ही पता चल जाएगा। अगला आते हैं हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। तो देखो ये अरविंदु राजवंश था, जो 17वीं 18वीं शताब्दी तक चला, अरविंदु राजवंश। सबसे पहला था इसमें संगम, संगम राजवंश, और उसके बाद था आपका, हालांकि अपने से क्रोनोलॉजी नहीं पूछी तो अपना तो यहीं पर सॉल्व हो गया है, अपने को ध्यान नहीं देना है अब आगे। अगर आपको ये एक बार में पता चल जाए, हालांकि क्रोनोलॉजी पूछ लेता तो ये हम बता देते। तो पहला लास्ट तो क्या हो गया, अरविंदु, और प्रथम क्या हो गया अपना, संगम वाला हो गया। अब इसमें अपने को 2 के और देखने, तो प्रथम ये, द्वितीय ये है सलुआ, क्योंकि इसके
बाद तुलुआ आया था, और तृतीय ये और चतुर्थ ये। इन चारों में 1 2 3 और 4। आंसर हालांकि अपना क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अरविंदु राजवंश। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एच। तो इसका m का स्क्वायर, m का 1, m का नॉट और m का क्यूब। आंसर क्या हो जाएगा इसका, m का नॉट, है ना। चलिए अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन। अगला अपना क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ध्वज को महासभा द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 1947 में, 1945-46 में, कब? तो यह अपनाया गया था 20 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, नीले कलर का है राष्ट्रध्वज, नीले रंग का है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बना हुआ है, प्रतीक, एम्ब्लेम, उसके बीच में नीले कलर का राष्ट्रध्वज है इनका, और उसमें आपने देखो वो पृथ्वी है, और फिर गेहूं की एक इधर और एक इधर करके ऐसे आपको गेहूं की एक बाली दिखेगी, ये इनका प्रतीक है। अगला देखो क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 143 भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। कैसे कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी मामलों पर, विधिक मामलों पर सलाह मांग सकते हैं, और यहां पर तथ्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने से मना भी कर सकता है। परंतु दोस्तों, मामला यदि संविधान लागू होने के पहले का है, मामला यदि 1950 के पहले का है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अपनी सलाह देनी ही पड़ेगी, और यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती। तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार यह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, परागकण होता है, पॉलिनेशन टेक प्लेस इन, परागकण कहां पर होता है ना। तो टेरिडोफाइटा में नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर of the following events of Akbar's reign from the quotes given below। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दे गए कूटों से पता करें। तो यहां पर पूछा गया है कि ये जो इन्होंने अपने इसमें रिफॉर्म्स लाए थे, इन रिफॉर्म सुधारों को अकबर के द्वारा, तो इनके शासनकाल के समय कब कब इन्होंने किया। वर्ष नहीं पूछा है, केवल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है। तो देखो यहां पर जजिया की अच्छा एक से चलते अपन। फॉर्मेशन ऑफ, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, प्रांतों का गठन किया, नहीं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, जजिया कर की समाप्ति। उसके बाद इन्होंने किया था घोड़ों को दागने की प्रथा। उसके बाद इन्होंने प्रांतों का गठन किया, और सबसे बाद में इन्होंने मनसबदारी प्रथा को किया। अब देखो यहां पर चार पहला है फर्स्ट, फिर आपका सेकंड है घोड़ों को दागना। तो चलो इससे देखो कुछ मिल रहा है क्या, 4 नहीं है इसमें, नहीं है इसमें, नहीं है। ये तो सिंपल सा आंसर हो गया अपने, ऐसे ही मिल गया 4 और 2। अगर अपने को आगे का भी पता नहीं है, मैंने आपको बताया था, अगर अपने को आगे का भी पता नहीं है या एक ऑप्शन में से फंस रहे, तो या आप सॉल्व करोगे और आपको मिल जाता है सीधा सीधा, जैसे दोनों का मिल गया। ठीक है, बाकी इन्होंने फिर क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ, और सबसे लास्ट में क्या किया, मनसबदारी। तो आंसर हो जाएगा अपना डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सार्वजनिक वित्त में अधिकतम लाभ का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इन पब्लिक फाइनेंस वाज गिवन बाय, बताओ किसके द्वारा, डाल्टन के द्वारा दी गई थी, है ना। ना तो मुस्ग्रेव था, ना रॉबिन्सन, ना फिंडल।
ये जो दिया गया था वो किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। पढ़िए इस क्वेश्चन को, सुमेलित कीजिए। मैच दी फॉलोइंग। देखो फिर से आ गया। मैंने कहा ये वाले क्वेश्चन अगर आते हैं मेन एग्जाम में अपने, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए, तो पूछा गया है कि आपको मैच करना है, जो ए बी सी डी है उसको 1 2 3 4 से मैच करना है। तो मैच करते हैं अपन। फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बनाई गई? फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बनाई गई। फिर देखिए, जौनपुर, जौनपुर जो बसाया है वो किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। आगरा, आगरा को किया है इल्तुतमिश ने। हाँ, आगरा इल्तुतमिश। मुझे भी एक बार तो आगरा इल्तुतमिश। और फिर क्या बचा? जामा मस्जिद बदायूं, ये सिकंदर लोदी ने। ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको कि ए के साथ 3 अकबर, 3 3 सब में मिल रहा है भाई साहब। अब देखो ये आ गया अपने। अब इसमें क्या है कि 3 ऑप्शंस में इन्होंने डाल दिए, तो पहला ये तो एलिमिनेट हो गया अपना। अब ये देखो 3 के साथ ए कौन से में मिल रहा है अपने को? सब में मिल रहा है। फिर देखो अपना बी के साथ जौनपुर के साथ फिरोज शाह तुगलक, 4 कहां पर है? 4 2 ऑप्शंस में, तो अभी भी हम कंफर्म नहीं है। ठीक है। उसके बाद आप देखो आगरा का इल्तुतमिश, सी के साथ 1। अब सी के साथ यहां आ गया, तब अपना ये सवाल सॉल्व हुआ है, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन। सीडीआर का पूर्ण रूप क्या है? सीडीआर ये कंप्यूटर का एक फॉर्म है डिस्क के लिए। तो बताइए इसमें क्या होगा? कॉम्पैक्ट ड्राइव रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसको जरा आप जो है देखो। हाँ, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट ड्राइव, एक में है डिस्क एक में है ड्राइव, यहां ध्यान रखना। रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट ड्राइव रीडर नहीं है, कॉम्पैक्ट डिस्क रैम नहीं है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है अपने को, तो डिस्क नहीं है, ये क्या आएगा? कॉम्पैक्ट ड्राइव रिकॉर्डेबल। हम यहां पर इससे कंफ्यूजन खा सकते हैं कि डिस्क होती है टाइप, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होगा, नहीं कॉम्पैक्ट ड्राइव रिकॉर्डेबल होगा। आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, स्क्रीन पर है। पीसी महल महल नोबिस को भारत के विकास पथ में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में याद किया जाता है। पीसी महल नोबिस इज रिमेंबर्ड एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पाथ बिकॉज, क्योंकि। अब देखते हैं कि 4 उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, इसमें क्या क्या आंसर आता है, क्या क्या तथ्य निकलते हैं, फिर हम इसका डिसीजन लेंगे। तो पहला जो है इन्होंने कहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना। नहीं, ये इन्होंने नहीं की, ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जेल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। दिख रहा है आपको कोने पे जवाहरलाल नेहरू? यहां लिख देता हूं मैं। इसको किसने किया? जेएल नेहरू। ठीक है। सेकंड देखो, फॉर्मुलेटेड द सेकंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की, ये तो की है, एक जाना माना तथ्य है। मैंने पहले भी कई बार आपको इससे इस चीज को, इस तथ्य को डिस्कस किया है। और वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, यस, ये फर्स्ट मिनिस्टर थे और इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। हमारे देश में सांख्यिकी के जन्मदाता पीसी महालनोबिस माने जाते हैं। तो ये बात क्लियर है। अब देखते हैं अपन आंसर क्या हो जाएगा। 2 और 3 देख लो जिसमें भी है, केवल 1 और 3 नहीं, केवल 2 सही है, 1 2 नहीं, केवल 1। अरे भाई साहब, अब देखो आप ट्रिक क्या खेली है। आपको लग रहा तीसरा भी अब ऑप्शन में नहीं है, तो अपने को तो बीच वाला ही लेके चलना कि भाई केवल 1 पूछा है तो 1 का आंसर। आपके लिए तो और आसान हो गया। सबको पता है, बहुत कॉमन फैक्ट है ये, कि सेकंड पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा? केवल 2। बाकी पे अपने को अब ध्यान देना ही नहीं। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भंड पाथेर में किए जाने वाला थिएटर एक नृत्य का रूप है। तो ये भंड पाथेर आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा कि भंड पाथेर कश्मीर का एक थिएटर वाला नृत्य है। इसमें कई सारे रोल्स के ऊपर ये नाटक करते हैं, गाना गाते हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई, कोई कहानी हो गई, कथा हो गई, कोई इवेंट ऐसा हो गया जिनके ऊपर ये जो है नाटक किया करता है, थिएटर के रूप में नाटक किया जाता है। 100 साल पुराना है, बहुत पुराने समय से इसको किया जा रहा है। तो ये कश्मीर हो जाएगा अपना आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं चलती है। इन अ साइक्लोन इन नदर्न हेमिस्फीयर विंड्स ब्लो। तो आप बताओ, बहुत सिंपल है ये, कि कौन से तरफ क्लॉकवाइज घूमती है? ये क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? बताओ। चक्रवात, साइक्लोन इन नदर हेमिस्फीयर विंड्स ब्लो, चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं चलती है, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज यो चल के, है ना, यो इसका, और एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त जैसे मैंने आपको बताया, और आपका जो है स्ट्रेट सीधे केंद्र की ओर, रेडियल के रूप में बाहर की ओर नहीं। पृथ्वी ये कोरियोलिस इफेक्ट के द्वारा हवाएं जो है घूम करके क्या हो जाती है, यहां पर वामाव्रत हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। ये क्यों होता है कोरियोलिस इफेक्ट? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण ये होता है, और इसकी वजह से जो है नदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं जो चलती है वो वामाव्रत घूम, ऐसे होगा वामाव्रत, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है। अगला देखो, दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? तो दामोदर घाटी परियोजना वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट हम कह सकते हैं हमारे देश में जो है पहली परियोजनाओं में से थी, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। और ये कहां पर है दोस्तों? झारखंड में है, और पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में नहीं है। आंसर अपना 1 और 2, देखो कहीं मिल रहा हो तो ये 1 और 2 में हो जाएगा। अब देखिए, बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और पूछा है कि बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या होता है। ज्योग्राफी का सवाल है, बहुत सिंपल है। नदी के तल में गाद जमेगी, नीचे तो पानी ऊपर होगा तो कहीं और जगह बनाएगा, अगर गहरा गड्ढा होगा तो पानी सीधा निकलेगा। आगे बात, मृदा कटाव होकर आएगी तो पानी इधर उधर अपना रास्ता बनाएगा। डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई, वन क्या करते हैं, मिट्टी को बांध करके रखते हैं अपनी जड़ों से। तो तीनों ही हो गए, तो 1, 2 और 3। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। अब देखिए अगला, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो ये हरियाणा राज्य में है दोस्तों। 3 इंटू 500 मेगावाट का है, टोटल 1500 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, हरियाणा के झज्जर जिले में है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। वी रघुनंदन की सेवानिवृत्ति के बाद दूर संचार नियामक प्राधिकरण टीआरआई ने नए सचिव की, अच्छा ध्यान रखो सचिव पूछा है, हम जल्दीबाजी में क्या हो जाए, हम यहां चेयरमैन देख लेते हैं। Who has been appointed as the new secretary of the Telecom Regulatory Authority of India? सेक्रेटरी पूछा है, ध्यान रखना, चेयरमैन नहीं पूछा इन्होंने, ठीक है। तो कौन से हैं? राजीव कुमार नहीं है साहब, राजीव कुमार। अगले देखो, अजय त्यागी ये भी नहीं है, निखिल शर्मा भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अतुल कुमार चौधरी। अतुल कुमार चौधरी को अभी हाल ही में सचिव के रूप में अपॉइंट किया है दोस्तों। और इसके जो चेयरमैन हैं, इसके चेयरमैन है अनिल कुमार लाहोटी। अगर आप इसके अध्यक्ष देखोगे ट्राई के, तो कौन है? अनिल कुमार। चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार, ठीक है। और ये अतुल कुमार चौधरी को सेक्रेटरी बनाया गया। ट्राई क्या करता है? हमारे देश में जो टेलीकॉम से रिलेटेड सेक्टर है उसके लिए ये नियामक का काम करता है। अगला देखो क्वेश्चन, किस वैश्विक रूप से प्रशंसित फिल्मकार को उनकी फिल्मों के योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया?
तो दक्षिण अफ्रीका नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देता है। अब ये भारत के एक डायरेक्टर को दिया गया है, कौन है वो? विनोद गणात्रा। इन्होंने 4000 से 400 से ज्यादा, 4000 ज्यादा बोलते, 400 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं और ये बच्चों के लिए, बाल फिल्म के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और नेल्सन मंडेला प्राइज जो, ये अवार्ड जो दिया जाता है दोस्तों, ये दिया जाता है सोसाइटी में आपने कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन किया हो उसके लिए। ठीक है, अब देखिए आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, तन्वी शर्मा ने जर्मनी के बान इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024 में हुआ था ये बान इंटरनेशनल, इसमें तन्वी शर्मा ने वांग पेयू को, चाइना की वांग पेयू को हराया था। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच से किसे बर्खास्त कर दिया है? तो ये कौन से को किया था? इग्नोर स्टीमेक को किया था, है ना। यहां पर ये नहीं पूछा कि किसको लाया गया है, अभी तो जर्मनी के फुटबॉलर हैं एक रिटायर्ड, उनको जो है बनाया गया भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में। ठीक है, अभी वर्तमान में बनाया गया मनोलो मार्केज को, मनोलो मार्केज जर्मनी के हैं ये वर्तमान में। ठीक है, और जो अभी रिटायर किए वो इग्नोर स्टीमेक, क्योंकि हमारे फुटबॉल टीम का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, 2026 फीफा के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस वजह से इनको हटा दिया इग्नोर स्टीमेक को, और उनकी जगह किसको लेके आए? मनोलो मार्केज को प्रेजेंट में। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसकी सेवानिवृत्ति? ध्यान रखो इन्होंने रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट के बारे में पूछा है, तो रिटायरमेंट किसने? रुचिरा कंबोज पहले हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी यूएन में, और अभी इनकी जगह जो है नए को लिया, नया नियुक्त कर दिया गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो रुचिरा कंबोज को 2024 में ही रिटायरमेंट हो गया है इनका, और इनकी जगह लेके आए हैं अभी पी हरीश, पार्थनेनी हरीश को, नया रिप्रेजेंटेटिव, न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कौन है? पी हरीश। ठीक है दोस्तों, अगला जो होगा पेपर उसकी भी आपको टाइम से रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और आप लोग इसको देख करके थोड़ा हेल्पफुल महसूस करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।